व्योम टीवी के इस सेगमेंट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज चूँकि पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है, यूँ कहें कि तकरीबन 25 लाख से अधिक पेशेंट पूरे विश्व में हो गए और अपने भारत में जो एक विकासशील राष्ट्र है उसमें तकरीबन 18,000 से अधिक पेशेंट हो चुके। ऐसे में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आज हम लोग एकजुट होकर एक बेहतर प्रयास करें और इसी सेगमेंट में क्या इसका वैश्विक प्रभाव पड़ने जा रहा है, भारत के सबसे प्रतिष्ठित जो ISM to IIT प्रतिष्ठान के मैनेजमेंट गुरु श्री प्रमोद पाठक जी से आज हम लोग एक रूबरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसका क्या भारत में प्रभाव या हमारी अर्थव्यवस्था या दूसरी व्यवस्थाओं में क्या प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब, पहले आप ये बताएं कि इस संकट काल की जो घड़ी है इसको आप किस तरीके से देखते हैं। नमस्कार उमेश जी, आपका ये प्रश्न कि कोरोना संकट को मैं कैसे देखता हूँ थोड़ा जटिल ज़रूर है, लेकिन मैं जिस तरह मैं इसे देखता हूँ उसी ढंग से इसकी व्याख्या करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कोरोना का संकट है ये एक प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया है। समय समय पर इस तरह की आपदाएं, इस तरह के हादसे होते रहते हैं जिस पर हमारा कोई बहुत नियंत्रण नहीं होता। अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो 1918 में भी इसी तरह का एक बड़ा संकट फ्लू का आया था, जिसे आम बोलचाल की भाषा में स्पेनिश फ्लू कहते हैं। हालांकि स्पेन से उसका कुछ लेना देना नहीं था। तो स्पेनिश फ्लू में उस वक्त कोई 50 लाख लोग मारे गए थे और अकेले भारत में भी लाखों लोग मरे थे। उस समय चूंकि एंटीबायोटिक का ज़माना नहीं था तो स्पेनिश फ्लू पर किस तरह से काबू पाया गया। कैसा वक्त था जब एंटीबायोटिक का भी आविष्कार नहीं हुआ था और मेडिकल की सुविधाएं भी बहुत ही सतही, बहुत ही मामूली थी। तो उन दिनों भी इस तरह का संकट आया था और हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सुना H1N1 या सार्स या फिर मर्स, ये सारे इसी से मिलते जुलते फ्लू के रूप थे। तो ये प्रकृति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे प्राकृतिक आपदा ही हम कह सकते हैं। ये आती रहती है, इस पर कोई हमारा नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसका जो प्रभाव है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, जैसे मौतों की संख्या घटा सकें, आर्थिक जो इसका असर होगा उसको कम कर सकें, जो लोग आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं हैं उन पर कम से कम प्रभाव पड़े, ये कर सकते हैं। लग रहा है उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग को ही फॉलो किया गया था क्या। मजे की बात यह है कि उन दिनों भी जो हमको इससे बचने का सुझाव बताया गया था वो यही था जो आज हम कर रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, क्वारंटाइन कहते हैं, लॉकडाउन कहते हैं, इसी तरह की प्रक्रियाएं थी, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। वायरस से बचने के लिए आपको जो प्रभावित लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखनी पड़ती है ताकि उसका असर आप पर न पड़े। दूसरी चीज़ कि इससे लड़ने की क्षमता, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं या रोग रोधी क्षमता, उसको बढ़ाने की कोशिश होती है। तो यही सब तरीका है। और जहाँ तक वायरस के बारे में जानने का सवाल है तो बहुत से लोग बहुत तरह की बातें बता रहे हैं, मगर मूल रूप से एक चीज़ हमको ये जानना चाहिए कि जो 9वीं कक्षा की बायोलॉजी की किताब में वायरस का वर्णन किया गया है, मोटा मोटी उससे बहुत कुछ मिलता जुलता इस वायरस का भी चरित्र है। तो आप भी मानते हैं कि यह एक बायोलॉजिकल वार की शुरुआत हो चुकी है। अब पता नहीं इस पर कोई बहुत ठोस प्रमाण नहीं है,
तो ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन लोग कह रहे हैं। फिलहाल जो मुख्य बात है वो ये है कि यह एक पूरी मानवता पर बहुत बड़ा संकट है और इसका असर बड़ा व्यापक हुआ है। मुझे नहीं लगता कि, शायद आपको भी यही अनुभव होगा कि आज से पहले इतने बड़े पैमाने पर इतने दिनों तक किसी एक विषय पर इतनी चर्चा हुई होगी, वह भी आप समझिए कि प्रकृति का एक सबसे छोटा सा जीवाणु, उसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं। और दूसरी जो रोचक स्थिति है कि इसके बारे में हर आदमी यह भी कह रहा है कि बहुत मालूम भी नहीं है, फिर भी बहुत लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। तो ये साहब आज की स्थिति है। मैं इस पूरे संकट को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखता हूँ, जिसमें हम किसी तरह परहेज, संयम, नियम, उसी से अपने आप को और मानवता को बचा सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया कि डॉक्टर साहब स्टेप वाइज स्टेप इसमें बहुत गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा, तो हम लोग इसको क्या व्यापक तरीके से भी इसके कुछ प्रभाव देखने को हम लोग सभी को मिलेंगे क्या? देखिए साहब, इस संकट का प्रभाव तो वर्तमान में जो पड़ ही रहा है, आगे भी पड़ेगा। अब हम इस संकट को किस तरह से झेलते हैं, इसका सामना करते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में तो हम देख ही रहे हैं कि लाइफस्टाइल बदल गया, अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ रहा है, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। जाहिर है इसका असर एक लंबे समय तक चलेगा, लेकिन आज की दुनिया पहले की दुनिया की अपेक्षा काफ़ी मजबूत है, बेहतर है, तकनीकी रूप से सक्षम है। तो मुझे लगता है कि यदि मिलजुल करके ठीक से प्रयास किया जाए तो उन कुप्रभावों को कम किया जा सकता है। सबसे जो व्यापक इसका असर पड़ने वाला है वह दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। अब उसके चलते जो समृद्ध देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ेगी, जो विकासशील देश हैं उनकी विकास की रफ्तार कम होगी, और जो अविकसित देश हैं, पिछड़े देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी जो वैश्विक संस्थान है IMF, तो IMF का इसमें क्या रोल होने जा रहा है या क्या रोल रहना चाहिए था अभी? तो जितनी भी ये वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनको इस ढंग का कुछ नीति का निर्धारण करना पड़ेगा कि कैसे इन सारे विभिन्न तरह के अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर चला जाए। मुझे लगता है कि यह संभव है और इसी दिशा में दुनिया भर में प्रयास भी हो रहे हैं, इसी दिशा में सोच भी हो रही है। फिलहाल चूँकि तात्कालिक जो प्रभाव है उसको कम करने की दिशा में हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जहाँ तक इस बात का सवाल है कि इस विषाणु के फैलने पर रोक लगे तब जाके कुछ आगे की सोच हो, तो ये सोच जो है ज़रूरी है, और यही सबसे बड़ी बाधा ये आ रही है। सबसे बड़ी बात है, हम आपसे विशेषकर जानना चाहेंगे कि किन किन स्टेप पर सरकार को उस पर विशेष काम करना चाहिए था? तो इन प्रभावों को कम करने की दिशा में भी प्रयास होंगे, प्रयास हो भी रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह भारत ने मलेशिया को भी, जो मलेरिया की दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसकी आपूर्ति देने के लिए सहमति दी है। तो इस तरह के प्रयास होंगे ताकि हर देश जिन क्षेत्रों में वे सक्षम हैं उन क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाकर दूसरे देशों की मदद करें, और यही दूसरे देश भी करेंगे। तो एक तरह का जो वैश्वीकरण का मॉडल है वो बदले।
प्रश्न है, क्या वैश्वीकरण का स्तर वाकई गिर रहा है या आने वाले समय में गिरेगा? बहुत से लोग हालांकि कह रहे हैं कि साहब वैश्वीकरण अब टूट जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। वैश्वीकरण तो होगा, उसका व्याकरण बदल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने एक कॉम्पिटिटिव वैश्वीकरण देखा था, जिसमें स्पर्धा थी, एक स्पर्धी वैश्वीकरण, कॉम्पिटिटिव ग्लोबलाइजेशन। लेकिन आने वाले दिनों में जो हम मॉडल देखेंगे वो कोलैबोरेटिव ग्लोबलाइजेशन का होगा, यानी सहयोगी वैश्वीकरण। तो इसका फ़र्क ये होगा कि एक तरह की जो सामरिक सहयोग की भावना बनेगी, यानी जिस क्षेत्र में कोई देश मजबूत है वह उस क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाएगा। अब जो चीज़ आप बता रहे हैं, हो सकता है उस चीज़ को समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो जरा इसको किसी साधारण उदाहरण से आप समझाएंगे क्या? आपने पता नहीं गौर किया है कि नहीं, बाढ़ में क्या होता है कि जब नदियाँ पूरे उफान पे होती हैं तो पेड़ों की डालियों पर, आधे पेड़ पानी में डूबे होते हैं, उन डालियों पर जो परंपरागत रूप से एक दूसरे के शत्रु होते हैं वो जीव भी अगल बगल बैठकर पानी की तरफ देखते हैं। एक ही डाल पर बिल्ली, कबूतर, चूहे, कुत्ते, सांप सब बैठे रहते हैं और एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी आपदा के सामने सहयोग का एक उदाहरण है। जो प्रश्न चल रहा, क्या राष्ट्रों के बीच में आने वाले समय में किस तरह की स्थिति रहेगी? तो मुझे लगता है कि जो इस आपदा का कुप्रभाव है उसको दूर करने के लिए सारे देश मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग करेंगे और तभी इसका कुप्रभाव कम होगा। आज भी हम देख रहे हैं कि इस दिशा में बातचीत हो रही है। हालांकि अभी कुछ बड़े देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मगर ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये समझ में आएगा कि नहीं इस वक्त समाधान मिलजुल के ही है तो वही होगा। पक्षों को जानने की कोशिश करें तो जरा आप ये बताएंगे कि कौन कौन पक्ष आने वाले समय में नज़दीक दिखेंगे? वैसे तो इस पूरे कोरोना प्रकरण के कई पक्ष हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, चिकित्सीय पक्ष भी है, मेडिकल साइंस का। मगर जो एक पक्ष है जिस पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा, वो है मानसिक स्वास्थ्य का पक्ष। वो एक गंभीर पहलू है और इस पर उतना ज़्यादा मंथन नहीं हो रहा है जितना किया जाना चाहिए। जब से ये कोरोना वायरस के बारे में खबरें आ रही हैं, आंकड़े आ रहे हैं, भविष्यवाणियाँ आ रही हैं, लोगों के जहन में भय बढ़ा है और लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा और इसका अंत कहाँ होगा। ऐसी स्थिति में दुश्चिंता और मानसिक तनाव काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। कुछ तो आंकड़े बता रहे हैं कि बढ़ भी रहे हैं। और लॉकडाउन के दिनों में जब लोग घरों में बैठने को बाध्य हैं, नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। और जो सबसे खतरनाक बात, बड़ा कह लें कि शक्ति है सोशल मीडिया के हाथों में, तो सोशल मीडिया और कोरोना, इन दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? और जो सबसे खतरनाक बात है वो यह है कि जो सोशल मीडिया है वह इस पूरे वातावरण को और भी भयावह बना दे रहा है। तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, तरह तरह के राय भी आ रहे हैं, जिनसे भय बढ़ता है, जिनसे आशंका बढ़ती है, जिनसे तनाव बढ़ता है।
तनाव का सोच पर, व्यवहार पर, स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा असर होता है। और तनाव जितना ज़्यादा लंबा चलता है, स्वास्थ्य पर असर उतना ही खराब। दुनिया आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े आइकन के रूप में मानती है, तो क्या आपको लगता है कि अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर चर्चा करना बिल्कुल सही है? की चर्चा करना चाहूँगा वो यह है कि इस मानसिक तनाव को रोकने की दिशा में हम सारे लोग कुछ न कुछ प्रयास करें। मूल रूप से तनाव का जो कारण है वह है जानकारी का अभाव, मगर हम यहाँ एक दूसरे तरह का तनाव झेल रहे हैं। यहाँ जानकारी की अधिकता तनाव पैदा कर रही है। इस तरह की परिस्थिति में जब हम सूचना के इन स्रोतों का कुछ नहीं कर सकते, सो रोक नहीं लगा सकते, तो अपने विवेक पर ही निर्भर रहना ज़्यादा श्रेयकर है। मेरी समझ से आज जो स्थिति है उसमें सबसे बड़ा जो संबल है वह है आस्था। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आस्था बढ़ेगी। वैसे भी मानव स्वभाव है कि जब और कहीं कुछ समाधान नहीं दिखता तो हम भगवान की शरण में, ईश्वर की शरण में जाते हैं। मेरा निजी सवाल, एक आम आदमी क्या करे? तो हमें ऐसी परिस्थिति में ईश्वर पर आस्था बढ़ानी है और यह मानकर चलना है कि यह संकट अस्थायी है, एक प्राकृतिक आपदा है और हमने पूर्व में ऐसे संकट, इससे भी बड़े बड़े संकट झेले हैं और इसका भी अंत होगा। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने दिमाग को खाली नहीं रहने देना है। ज़्यादा समस्या तब होती है जब दिमाग खाली होता। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। साधारण शब्दों में आपसे एक सवाल कहेंगे, कैसे व्यस्त रखा जाए? जरा आप अपने स्तर से, चूंकि आप एक मैनेजमेंट गुरु हैं तो आपकी बात को लोग जरूर समझेंगे। तो हमें अपने दिमाग को व्यस्त रखना है, चाहे जैसे भी हो। थोड़ा जिसको कहते हैं फ्री हैंड एक्सरसाइज करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा दूसरों की मदद करें। सबसे बड़ी जो बात है वो यह है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो अपना तनाव तो कम करते ही हैं, दूसरों का भी तनाव कम करते हैं और इससे बड़ा सुकून मिलता है। तो मिला जुला कर इस तरह के प्रयास करने होंगे कि हम अपने आप को व्यस्त रखें, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों का संकट देखें, उस संकट को हम कैसे कम कर सकते हैं इस पर चर्चा करें, इस पर मनन करें, इस पर प्रयास करें। और इस पूरे प्रकरण का सबसे सुखद पहलू भी यही है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। केवल वही लोग नहीं कर रहे हैं जो सक्षम हैं, वैसे लोग भी कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले या बहुत ज़्यादा संसाधन वाले नहीं हैं, लेकिन वो अपने सीमित संसाधन से भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो यह एक बड़ा सुखद पहलू है और मुझे लगता है कि मानवता एकजुट होकर धीरे धीरे खड़ी हो रही है और यही हमें इस पूरे संकट से विजय दिलाएगी। डॉक्टर साहब से आज हमारी बात हुई और अनेक चीज़ों को लेकर, खासकर सामाजिक, आर्थिक, अर्थव्यवस्था और जो उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट पर अपना एक सॉलिड जो पकड़ है, जिसके एक्सपर्टाइज वो जाने जाते हैं, मुझे लगता है एक काफ़ी बेहतर जानकारी दर्शकों को यहाँ तक उनके माध्यम से मिल पाएगा। और हम चाहेंगे डॉक्टर प्रमोद पाठक जी से कि इस प्रकार का वो संकलन में हमेशा हम लोगों की मदद करें। और हमारा व्योम टीवी चैनल पूरे विश्व में एक ही कामना करता है, आप घर पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप करते रहें।